बड़ा ही सुंदर, बहुत बढ़िया आपका जो काइनेमेटिक्स है उसका लेक्चर चल रहा है। क्योंकि अगर काम अच्छा होता है तो खुद भी एक एहसास होता है कि नहीं, हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने आपको एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब पूरा का पूरा फोकस हमारा वेलोसिटी पर ही रहा था। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। आपको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसका फिक्स रहेगा, तभी तो ये कांस्टेंट होगा ना। अगर डायरेक्शन भी कम से कम चेंज कर गया तो वो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा। ये छोटी मोटी बातों के ऊपर आप उतना दिमाग लगाने की बात नहीं है। Problem discussion is the heart of physics. If you are able to solve the typical problems, then you just feel that you are learning the best physics. If it is not so, then you are suffering some leakage points, and it will be harmful for you. आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसीलिए मेरी सलाह मानिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पर काम कीजिए। थ्योरी अपने आप कंट्रोल में रहेगा, कॉन्सेप्ट के अनुसार चलिए, उसके साथ छेड़छाड़ कभी मत कीजिए। अब आज के इस लेक्चर में एवरेज वेलोसिटी स्पीड पर लगातार मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स करने वाला हूं। आप गौर से देखें और आप उसको समझने की कोशिश करें। एक सवाल मैं आपके लिए डेवलप कर रहा हूं, और वो सवाल है, थोड़ा समझेंगे कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू मूव्स फ्रॉम पॉइंट या स्टेशन, जो भी लोग कहते हैं, ए एंड moves from point A and reaches point B through a straight line path. Through a straight line path. थोड़ा डिटेल में मैं प्रॉब्लम को लिख देता हूं। Through a straight line path with velocity v1. With velocity v1, ठीक है। It then returns back. It then returns back to the same point A with velocity v2. Then find आपको प्राप्त करना है क्या? एक नंबर में एवरेज स्पीड, दूसरे नंबर में एवरेज वेलोसिटी। अब ये सवाल अगर आपको एवरेज वेलोसिटी, अब ये सवाल अगर आपको चुभ रहा है, अगर ये सवाल पढ़कर कुछ आपको समझ में आने की संभावना दिख रही है, तो मजे की बात है। अब सवाल है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। आपको सवाल में फिर से पढ़कर समझाता हूं कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेज पॉइंट बी थ्रू अ स्ट्रेट लाइन पाथ with velocity v1. It then returns back to the same point A with velocity v2. Then find average speed and average velocity. ये सवाल आया हूं कि इसके बन जाने के बाद कुछ आपको बात सिखाऊंगा, कुछ मिरेकल देखेंगे आप। अब देखिए, सबसे पहला तो मेरा ड्यूटी है कि मैं एक डायग्राम बना लूं, और डायग्राम बनाऊं तो उसमें क्या दिखाऊं? एक पॉइंट ए दिखाऊं और दूसरा पॉइंट क्या दिखाऊं? बी दिखाऊं। खूबसूरत बात है। अब कहता है कि इस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए वो पार्टिकल कुछ भी होता, कार ही हो, कोई आदमी हो, कुछ भी हो, ये मैटर नहीं है, हमें फिजिक्स सीखना है। सपोज कीजिए कि यहां से ये जर्नी स्टार्ट करता है v1 वेलोसिटी के साथ, और लगातार ये
पॉइंट बी पर जब पहुंचता है तो वहां से ये रिटर्न होता है, और रिटर्न होने के बाद ये उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए v2 वेलोसिटी के साथ ये ए पर फिर से पहुंच जाता। मतलब जर्नी स्टार्ट भी यही किया और जर्नी को फाइनल भी या फिनिश भी उसी पॉइंट पर किया। आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फिर से एक बार आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है अपने, मैंने 100 बार आपको ये बताया है कि फिजिक्स में कुछ भी बीत जाए, आप भूखे रह जाएं, आपके आंखों से आंसू निकलने लगे सवाल को सॉल्व करते हुए, नहीं बने कॉन्सेप्ट से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करिए। कॉन्सेप्ट जो है बहुत यूनिक चीज और बहुत स्ट्रेंथ वाला चीज होता है। इसीलिए अब देखिए तो पहला केस में मैं अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर एवरेज स्पीड लाना चाहता हूं तो एक इकलौता फार्मूला है उसका, और वो है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, पूरे जर्नी में कितना आपका डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और कितना आपका टाइम स्पेंड हुआ है, टाइम खर्च हुआ है, वो देखना है। आपके सवाल में डिस्टेंस की चर्चा नहीं की गई है तो आप मान लीजिए x डिस्टेंस पर है, यानी ए और बी के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, क्योंकि पाथ तो स्ट्रेट लाइन है तो वो x है, तो ये साफ हो जाएगा v एवरेज इक्वल टू x प्लस x। और आपको तो ये भी पता है कि हमें टाइम चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको टाइम चाहिए। तो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, तो फॉर्मूला S इक्वल टू VT से आप T इक्वल टू S बाय V का इस्तेमाल कर लें। जब ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए T1 प्लस T2 ये होना चाहिए, और T1 प्लस T2 होना चाहिए तो x प्लस x तो 2x हो गया, और T1 का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन V1 एंड x अपॉन V2। यही है। अब यहां से 2x ऊपर में आप x कॉमन ले लें, 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2, ये कैलकुलेटिव पार्ट है, इसमें कोई नहीं है। और मैं आप करेंगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यही चीज मिलेगा आपको, कुछ नया मिलने वाला नहीं है। और आपको मैं अब ये बताना चाहूंगा, दूसरा डिमांड में कुछ नहीं, v एवरेज वेलोसिटी के मामले में ये जीरो आ जाएगा, नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन। आपको सीधे मैं बता रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी का मान यहां इस केस में जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, तो उसका सीधा सा कारण है कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब एक ही पॉइंट पर आ जाए, है ना, तो वो निश्चित तौर पर आपको क्या देता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट देता है। यानी एक तरह से माना जाता है ये क्लोज लूप फॉर्मेशन हो गया। तो जब भी कोई पार्टिकल मूवमेंट करे, चाहे वो 10 बार क्यों नहीं वेलोसिटी चेंज करे अलग अलग सेगमेंट में, मैं आपको एक डायग्राम ला करके इस सवाल के बाद दिखा रहा हूं, तो आप ये समझिएगा कि उसमें हर कंडीशन पर जीरो डिस्प्लेसमेंट की वजह से एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू जीरो आता है। उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर ऐसे सिचुएशन में एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा। तो एवरेज वेलोसिटी के जीरो होने का दो कारण होता है, या तो पार्टिकल रेस्ट में हो, यानी अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ, मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप अगर आपका जीरो आता है तो वो बताता है कि पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है। और दूसरा कंडीशन है कि पार्टिकल अगर मूव कर भी रहा है तो मूव करते हुए अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो और ऑलरेडी उसका जो एवरेज वेलोसिटी है उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो स्लोप की नजर से भी आप इसको रियलाइज कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट के नजर से भी आप उसको रियलाइज कर सकते हैं। इन बोथ द कंडीशंस यू विल बी हैविंग द जीरो वेलोसिटी, और वी कैन से इंस्टेंटेनियस। तो आप एक अलग कंडीशन होता है, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट इंस्टेंट देखा जाता है, किसी खास मोमेंट पर किसी खास टाइम पर देखा जाता है, तो उसकी चर्चा हम लोग ओवरऑल में कभी नहीं कर सकते। पर एवरेज वेलोसिटी में ये चर्चा बहुत ही खूबसूरती के साथ कर सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ की बात नहीं है।
अब ये सवाल आपको मैंने सिखा लिया। अब इस सवाल उठता है कि ये चीज जो है मैंने क्यों कहा था कि मिरेकल होगा। यही सेम प्रॉब्लम जो है आपके लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में दिया गया है कि एक पार्टिकल हाफ द डिस्टेंस ट्रेवल करता है v1 वेलोसिटी से एंड नेक्स्ट हाफ द डिस्टेंस ट्रेवल करता है v2 वेलोसिटी से। तो ओवरऑल जर्नी में उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो भी है का वैल्यू बताया। तो आपने देखा होगा कि आंसर यही आता है उसमें ही, ट्वाइस v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो क्या अंतर है उसमें और इसमें? अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें मोशन का डायरेक्शन चेंज किया गया है और उस सवाल में मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। लगातार x और फिर x या x/2 और x/2 इक्वल डिस्टेंस के सेगमेंट में वो लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करके ए से बी पर गया है, इसीलिए उसमें एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, जबकि इसमें एवरेज वेलोसिटी का 0 होना बिल्कुल तय है, क्योंकि इसमें भी इक्वल डिस्टेंस ही है, x ही वो गया है और x ही वो वापस आया है। तो एवरेज स्पीड का वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, जबकि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू इस कंडीशन में 0 आई है ड्यू टू द नेट डिस्प्लेसमेंट 0। अब आइए इस सवाल को सीख लेने के बाद आज प्रॉब्लम पर ही काम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम ही सीखना फिजिक्स सीखना है। और ये काइनेमेटिक्स ही वो चैप्टर है जहां पर आपका खेल या तो बनेगा या पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसीलिए कितने लेक्चर लग रहे हैं इसकी परवाह जब मुझे नहीं है तो आपको भी नहीं करना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए लाते हैं कि अ बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी विथ मूव्स विथ, मैं एक ही वर्ड लिखूंगा सबके लिए, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे ही मैंने कांस्टेंट वर्ड यूज कर लिया तो बस आप समझ लीजिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन मोशन इन सेम डायरेक्शन, v1 फॉर हाफ द टाइम। अब देखिए हाफ द टाइम, आधे समय तक वो है ना, एंड v2 फॉर नेक्स्ट हाफ द टाइम, नेक्स्ट हाफ द टाइम, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी, इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो कहता है कि आप इसका एवरेज वेलोसिटी निकाल दीजिए। कोई चिंता करने की बात नहीं, आप जैसे मर्जी हो वैसे बनाएं, मैं आपके लिए सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल ए से चलना शुरू किया और ये बी पर गया, पर अब की बार ये कह रहा है कि ये आधे टाइम में, अगर टोटल टाइम आप टी मान लीजिए और टोटल टाइम तो आधा आधा टाइम में ये यहां से आधे टाइम v1 और आधे टाइम v2 से जर्नी किया है। तो जाहिर सी बात है, कहेंगे लेट टाइम ऑफ जर्नी, मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ऑफ जो जर्नी है वो बराबर हमने टी मान लिया। तो अब आधा आधा बांट दीजिए इसको, एक में v1 से दूसरे में v2 से। अब आपको बताना है कि इसका एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना है। तो आपको चिंता नहीं करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, फार्मूला वही है अभी भी, और अभी भी एस इस्तेमाल S इक्वल टू VT का ही करना है ना। तो सीधी सी बात है, इसीलिए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आपको जो कहना है कहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है, इक्वल टू होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी और वो है आपको टी के बराबर, ये बराबर होगा। अब देखें पहले S1 का वैल्यू v इंटू टी, तो ये हो जाएगा v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 डिवाइडेड बाय टी। टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 का वैल्यू आ गया, S2 का वैल्यू आ गया। अब बताइए ना कि S1 आएगा कि नहीं आएगा। S1 का वैल्यू कितना आएगा, तो स्पीड गुना टाइम। S2 का वैल्यू कितना आएगा, तो स्पीड गुना टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कह लीजिए आप।
तो ऐसे कंडीशन में भी एवरेज का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, काहे वेक्टर नोटेशन दीजिएगा, बात बड़ा, यहाँ मैग्नीट्यूडनली काम कर रहे हैं तो यहाँ t/2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर v1 प्लस v2 और बाय टी, इस t से t मर गया, इसका वैल्यू आ जाएगा v1 प्लस v2/2 और यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर गौर फरमाएं, सही से सीखें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आना है। अब एक सवाल मैं ऐसा आपके लिए ला रहा हूं जिस सवाल में डिस्टेंस और टाइम दोनों का बंटवारा होता है। आइए उस सवाल को देखते हैं। वो सवाल बड़ा ही मस्ती भरा सवाल है, उसको आप जो है समझिए, और समझिए क्या, इतना मजा आएगा कि पूछिए मत। खाली आप मतलब रखिए, चीजों को सीखने समझने से, हवाई फायरिंग देने से कुछ नहीं होगा, स्टाइल देने से फिजिक्स नहीं आता है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट से आता है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली एरोडोव का है। एरोडोव जो जे एडवांस के बच्चे, और थोड़ा सा आपको अगर पता नहीं है तो जान लीजिए, थोड़ा हाई लेवल का न्यूमेरिकल बुक है फिजिक्स में, और ये जब इसको आप इस पर काम करेंगे तो आपको एक अलग नशा आएगा फिजिक्स के प्रति, एक अलग मजा आएगा फिजिक्स के प्रति। आइए उसी से मैं एक सवाल आपके लिए प्रॉपर लाया हुआ हूं। कहता है क्वेश्चन में, अ पार्टिकल, लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो सकता है, अ पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी भी नॉट, यहां 3 वेलोसिटी का इस्तेमाल होगा। भी नॉट मतलब v0 को कहते हैं। फॉर हाफ द डिस्टेंस, हाफ द डिस्टेंस ये v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है। तब कहता है इट देन मूव्स विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। घबराएंगे नहीं, अभी सवाल लिखा जा रहा है। टाइम एंड v2 फॉर नेक्स्ट हाफ द टाइम, then find the average velocity of particle। एवरेज वेलोसिटी कहता है आपको कैलकुलेट करने के लिए। अब जरा इस सवाल पर अगर ध्यान दें तो ऑब्वियसली आपको यह सवाल बिल्कुल यूनिक स्टाइल का लग रहा होगा। इससे पहले 3 सवाल हम लोगों ने किए कांस्टेंट वेलोसिटी पर, जिसमें से एक सवाल हमारा बता रहा था कि सर जी इसमें डिस्टेंस आधा आधा बांट रहे हैं, आप इक्वल डिस्टेंस पर काम कर रहे हैं। एक सवाल आ रहा था कि सर जी इक्वल टाइम पर आप काम कर रहे हैं, यानी उसमें एक में डिस्टेंस बढ़ता था, दूसरे में टाइम बढ़ता है, और तीसरा यह सवाल ऐसा है जिसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों बढ़ रहा है। कैसे बनाएं इसको, एकदम परेशान नहीं होएं, मैं एकदम आपके लिए इसका सॉल्यूशन खूबसूरत तरीके से समझाते हुए ला रहा हूं, आप घबराएं नहीं। मान लेते हैं कि आप ए से स्टार्ट किए, आपको फाइनली बी पर जाना है, और आपने टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ए से बी का जो फुल जर्नी आपने किया है वो एक्स के इक्वल किया है। और चूंकि इसमें डिस्टेंस टाइम दोनों का डिवीजन हो रहा है तो दोनों को एस्यूम कर लेते हैं, डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं, टाइम को टी मान लेते हैं। तब तो पता पड़ गया कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आएगा वो एक्स है। इसीलिए सीधी सी बात है कि एवरेज वेलोसिटी का हमने फार्मूला जो सीखा हुआ है वो होगा, उसके हिसाब से ये x/t होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट और बटा टोटल टाइम के इस रिलेशन के हिसाब से, और दोनों को हमने जब मान ही लिया है तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू x/t हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ x हमारे पास है और यहाँ t हमने माना है, तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम या लिख देते हैं वेयर
यहाँ पर लिखते हैं वेयर, और क्या लिखना है उसको छोड़िए, नहीं लिखेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने माना x और टोटल टाइम ऑफ जर्नी हमने माना t, सो एवरेज वेलोसिटी विल बी x बाय t। अब करना ये है कि जब मैं अपने सॉल्यूशन से x बाय t का वैल्यू ले आता हूं, क्योंकि दोनों अननोन है, ये दोनों ही हमारे सवाल में अवेलेबल नहीं है। हमारे सवाल में सिर्फ 3 चीजें अवेलेबल है, वो है v0, v1 और v2। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नहीं चेंज हो रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में जाकर के आपको जर्नी को एंड करना है, तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं है। स्पीड वेलोसिटी कुछ भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए काम करते हैं। पहली तो शर्त है कि ये आधा डिस्टेंस यानी x/2 चलता है v0 वेलोसिटी से, यानी इसमें इसका वेलोसिटी v0 के बराबर है। बढ़िया बात है। लेकिन जब यहां के बाद वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है किसी पॉइंट डी तक जाने में, वो t0 टाइम खर्च करता है, लेकिन इसमें वेलोसिटी इसका v1 रहता है। इसमें भी वो t0 टाइम खर्च करता है, जिसमें वेलोसिटी इसका v2 रहता है। यानी ये दोनों टाइम इक्वल है। और यहां से लेकर के अगर देखें तो ये डिस्टेंस जो अब इसको ट्रेवल करना है वो x/2 ही बच रहा है। सारी बात क्लियर हो गई कि पहले हाफ डिस्टेंस चलता है वो v0 वेलोसिटी से, और उसके बाद टाइम का बंटवारा बिल्कुल आधा आधा होता है। तो मान लेते वो आधा टाइम t0 है, वो आधा टाइम t0 है, तो दोनों सेगमेंट में इक्वल टाइम हो गया। पर आधे टाइम v1 से चला और नेक्स्ट आधे टाइम वो v2 से चला। अभी तो आपको पूरा उलझन लग रहा होगा, लेकिन वीडियो को बार बार पॉज करके मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। अभी भी कॉन्सेप्ट वही खड़ा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम पर ये होगा क्या, ध्यान से सुनेंगे। अगर टोटल टाइम ऑफ जर्नी को आपने टी लिया हुआ है तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए से सी पर यानी हाफ डिस्टेंस चलने में उसने कितना टाइम खर्च करा। तो जो टाइम खर्च हो जाएगा उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब जो रिमेनिंग टाइम होगा उसी को ना आप इक्वल चूंकि टोटल टाइम ऑफ जर्नी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें इतना टाइम आपने खर्च करा, तो जो टाइम आपका बचेगा उसी को ना आप इक्वल दो पार्ट में बांटेंगे। बस यही समझना है और यही पर सवाल अपना क्लियर हो जाता। आइए सॉल्यूशन के इस लिंक में नाउ लिखेंगे यहां पर कि टाइम स्पेंट टू मूव ए टू सी। तो ये होगा, मान लेते मैं अगर इसको t1 मान लेता हूं तो ये हो जाएगा x/2v0, उसी फार्मूला से, किससे, s=vt वाले फार्मूला से। x t1 है ना, x/2 डिस्टेंस चला, v0 इसका वेलोसिटी रहा, तो ये हो जाएगा x/2v0। रिमेनिंग टाइम कितना होगा देखा जाए, जो टाइम आपका बच रहा है वो टाइम कितना होगा, तो रिमेनिंग टाइम जो होगा उसका वैल्यू आ जाएगा t - x/2v0। यही समय आपके पास अब बचा, क्योंकि आपको टोटल टाइम t है और यहां पर आपने x/2v0 टाइम जो हमने t1 माना था वो यही वाला टाइम है, इतना खर्च करा, अब बचा कितना, तो टोटल टाइम में से घटा लीजिए। अब अगर आपको t0 का वैल्यू चाहिए तो आधा कर दीजिए ना इसको, x/2v0, अब बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल टाइम आपका बचता है उसमें से ही आधा करेंगे, तो सीधा 2 से डिवाइड कर लिए तो t0 का वैल्यू आ गया। अब आपको तो गेम अपने हाथ में है, इस सेगमेंट का भी टाइम पता है, इस सेगमेंट का भी टाइम पता है, इसमें कितना डिस्टेंस वो चला, स्पीड पता है, वेलोसिटी पता है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल करके उसको जोड़ देंगे तो वो x/2 के बराबर हो जाना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, यहाँ t0 का वैल्यू मेरे को निकला है, जितना रिमेनिंग टाइम था उसमें 2 से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि जितना बचा उसमें से। अब क्या है कि इसमें कितना डिस्टेंस आप चले और इसमें कितना डिस्टेंस चले, क्योंकि इसमें टाइम तो इक्वल है पर वेलोसिटी डिफर कर रहा है, दोनों से डिस्प्लेसमेंट निकाल के ऐड कर दीजिए, वो x/2 के बराबर कर दीजिए। हमारा सवाल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सीधा मैं अब देखिए लिख रहा हूं। इसीलिए
या सीधे लिखते हैं 10 x/2 इक्वल टू v0 इंटू टी माइनस x/2 v0/2 और प्लस, थोड़ा सा इसको और पीछे से लिखना है ताकि आपको कठिनाई नहीं हो, चूंकि ये मेन कॉन्सेप्ट यही है, यहीं पर आपको मेन प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिखते हैं 10, थोड़ा नीचे से लिखेंगे x/2 इक्वल टू v1 इंटू टी माइनस x/2 v0 और होल बटे 2 और प्लस v2 इंटू टी माइनस x/2 v0 होल बटा 2। अगर ध्यान से देखें ये 2 सब जगह से मर गया, यहां से अब आपको फिजिक्स खत्म है, मैथमेटिक्स का कहानी है। ये लिखिए v1 इंटू टी माइनस ये हो जाएगा v1x/2 v0 और प्लस v2 इंटू टी माइनस v2x/2 v0। अब x वाले को एक साथ कर लेते हैं, एक साइड ले लीजिए, तो x इंटू 1, ये देखिए ये भी आएगा प्लस 1 करके, 1 प्लस v1/2 v0 प्लस v2/2 v0। हमने x कॉमन निकाल लिया और ये इक्वल टू हो जाएगा v1 इंटू या v1 प्लस v2 इंटू टी के बराबर। देखिए ना, ये भी v1 टी है, ये भी v2 टी है, दोनों प्लस में है तो टी कॉमन लिया, ये हो जाएगा। अब अगर आपको ध्यान से देखना हो तो देखिए टी भी फ्री हो चुका है, एक्स भी फ्री हो चुका है, तो x/t आप ले लीजिए। एक स्टेप और बढ़ते हैं, इसको कर लेते हैं। ये होगा 2v0 प्लस v1 प्लस v2 और बटा 2v0 एलसीएम लेने के बाद, और ये होगा v1 प्लस v2 और इंटू टी के बराबर। मेरे समझ से आंसर आ चुका है, और वो आंसर क्या है देखा जाए। और x/t इक्वल टू ट्वाइस v0 इंटू v1 प्लस v2 बटा ट्वाइस v0 प्लस v1 और प्लस v2। यही है एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू। कहीं से कोई लोचा, कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई तकलीफ की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल नहीं, आपके लिए लाजवाब लर्निंग परफॉर्मेंस लेकर के आया है। और अगर आप ऐसे सवाल को सॉल्व करने में सक्षम हैं तो मेरे लगता है कि दूर दूर तक आपको कोई परेशानी नहीं है ना। और भी इसके बहुत सारे वैरायटीज हैं, तो उसके लिए आप दिक्कत ना करें, आप समझने की कोशिश करें, चीजों को सीखने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके इस सवाल को नोट कीजिए, बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। इस पर बेस्ट और भी सवाल मैं आपके लिए, है ना, लाऊंगा। सवाल की कोई कमी नहीं है, सवाल का कोई मतलब ये नहीं है, तो एक पैटर्न दिया गया, इससे और अलग अलग तरह के सवाल डिजाइन किए जा सकते हैं। अब 2 तरह का सवाल का वैरायटी और अपने सामने में है, जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं बखूबी। अब जैसे देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आधारित भी प्रॉब्लम होता है हमारे पास, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आधारित प्रॉब्लम कैसा होता है, ऐसा होता है। जनरली आप ये देखोगे कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया, ठीक है। अब कहता है कि कोई यहां से लेकर के, सपोज कीजिए यहां एक लड़का खड़ा है, और आपको तो पता ही है कि ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ है, फिर ये वेस्ट साउथ जो भी है। मान लेते हैं कि वो लड़का यहाँ ए पर पहुंचता है, और ऐसे में वो सपोज कीजिए वो 40 मीटर की दूरी तय करता है, टाइम उसको मान लेते हैं 10 सेकंड का लगता है। और फिर यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है, किसी पॉइंट बी पर पहुंचता है। बी पर पहुंचने के बाद वो सपोज कीजिए कि 50 मीटर गया, और यहाँ के बाद वो इसमें टाइम मान लेते वो 15 सेकंड खर्च किया, तो 15 सेकंड का टाइम लगा उसको। फिर यहाँ से वो राइट टर्न लेता है, किसी पॉइंट सी पर पहुंच करके वो स्टॉप कर जाता है। पर इसमें वो 20 मीटर सपोज कीजिए चलता है, और टाइम उसका मान लो कि उसका ले लीजिए 10 सेकंड, 10 सेकंड का टाइम लगा उसको। अब आपको पूछा गया कि एवरेज स्पीड का वैल्यू बताइए, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू बताइए। कहीं दिक्कत की बात नहीं है,
आपको ऐसे सवाल के फुल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो वी एवरेज, या मैं लिखता हूं कि एवरेज स्पीड की कहानी फिर से वही रहेगी। और ये बात बहुत पहले से हम लोग सीखे हुए हैं, ये बराबर होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैंने फिर से आपको ये सिखाया, कॉन्सेप्ट से कभी कोई छेड़छाड़ करने की गुंजाइश नहीं है, और जो हमारा फॉर्मूला है उसमें चेंज होने का कोई चांस नहीं है। तो 40 प्लस 50 प्लस 20, ये होगा 40 प्लस 50 प्लस 20 इतना मीटर, और टाइम खर्च हुआ है 10 प्लस 15 प्लस 10, 10 प्लस 15 प्लस 10 इतना सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर दे, 50 20 70 4 110 मीटर, और बटा 15 10 25 10 35 इतना सेकेंड, यानी 110 बटा 35 सेकेंड, सीधी सी बात। इसीलिए भी एवरेज का जो वैल्यू होगा वो सॉल्व करके अपना इसको काट कूट कर जो भी करो वो मैटर नहीं है। आपको ये मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी दिखाया। लेकिन अगर यहीं पर आपको पूछेगा एवरेज वेलोसिटी, तो चीजें बदल जाएंगी। बट एवरेज वेलोसिटी की जब कहानी होगी तो मुझे लगता है कि चीजें बदल जाएंगी। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, स्टार्ट से फिनिश को आप मिला दीजिए, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। ये पोजीशन टाइम का ग्राफ तरह आपको कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पे सिंपल मूवमेंट की बात है, इसीलिए परेशान नहीं होना। तो डिस्प्लेसमेंट अब कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये 40 तो ये 20, ये भी हो जाएगा, और ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट मिला, ये 90 डिग्री एंगल देख लीजिए, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और जब हाइपोटेन्यूज डिस्प्लेसमेंट होगा तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। डी इक्वल टू होगा रूट अंडर, क्या करना है, रूट अंडर 40 20 60 मीटर का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस उधर क्या कर दीजिए, उधर 50 मीटर का कर दीजिए, 50 मीटर का स्क्वायर कर दीजिए, और टाइम वही रहेगा, टाइम में चेंज नहीं होगा। ये होगा 3600 और प्लस 2500, जो भी वैल्यू आता है वो हमारे लिए इशू नहीं है, इतना मीटर। बट हाँ, एंड जो टाइम का मामला है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, टाइम आपका वही रहना है ना। ये देखिए बड़ा ही मेरिकल का कुछ ढंग से समझना कि टाइम के लिए परेशान नहीं होना कि टाइम क्या होगा। एंड टी इक्वल टू होगा टोटल टाइम जो है अभी वही रहेगा, जो है आपको 15 से ये कितना है 10 प्लस 15 प्लस 10 यानी 35 सेकंड जो टाइम आपने दिया है, टाइम वही रहना है 35 सेकंड। इसीलिए जो एवरेज वेलोसिटी होगा भी एवरेज इक्वल टू, ये वेलोसिटी के मामले में बात कर रहा हूं मैं, तो फिर एक बार देखिए एरो आ रहा है, तो भी एवरेज का जो वैल्यू यहाँ है वेलोसिटी का के कंडीशन में ये वाला, तो ये होगा कितना 36 25 कितना होता है 6 5 जगह 61 होता है ना, तो 61 और 10 रूट 61 और बटा 35 मीटर पर सेकंड। बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे और भी प्रॉब्लम वैरायटी के होते, मान लेते हैं एक सवाल आता है कि हमने मोटर बाइक स्टार्ट करा और स्टार्ट रीडिंग जो है वो समथिंग है, फाइनल रीडिंग समथिंग है, इतना देर तक घुमा, तो बताइए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा, वो भी मैं दिखा रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को पॉज करेंगे, नोट करेंगे। बड़ा ही मजेदार न्यूमेरिकल का लेक्चर है आज का, इसमें पूरा आनंद लीजिए आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर। लगभग मैंने हर तरह के सवाल आपको डिस्कस किए हैं, कुछ नए प्रॉब्लम भी प्रयास करेंगे। अब देखिए मोटरसाइकिल प्रॉब्लम क्या होता है, इसी में मोटरसाइकिल प्रॉब्लम मैं लिखूंगा नहीं, बस आपको समझना है मोटरसाइकिल प्रॉब्लम क्या होता है। कि एक आदमी अपने घर से एक मोटरसाइकिल निकालता है अपना वाला, अभी नहीं कि किसी का चुरा के ले आया, ये अपने घर से अपना मोटर बाइक लेता है, और मोटर बाइक लेकर के वो मार्केट निकल जाता है घूमने के लिए, कोई सामाने लाने के लिए। ये मान लेते मोटर बाइक है इसका, और ये है ये मोटर बाइक लेकर के चला। लेकिन जब वो घर से निकल रहा था, सपोज कीजिए ए पॉइंट पर, और जब घर से वो निकल रहा था तो उन्होंने स्टार्ट रीडिंग देखा था मीटर में, जो यहाँ रीडिंग आता है, जो स्टार्ट रीडिंग है उसका घर में
स्टार्ट रीडिंग ऑफ मीटर। सपोज कीजिए रीडिंग ऑफ मीटर ये बराबर था 12,418 किलोमीटर, यानी अब तक वो गाड़ी 12,418 किलोमीटर चल चुकी है वो मोटरसाइकिल। अब ये निकला घर से, मान लेते t=0 पर निकला और ये पूरा देश दुनिया घुमा, जहां जहां मन था ये घूम करके और वापस फिर उसी जगह पर आता है अपने ही घर में, और आने के बाद उसी पोजीशन पर गाड़ी को खड़ी कर देता है जहां से उन्होंने स्टार्ट लिया था। बट तब वो फाइनल रीडिंग, उसमें टाइम खर्च हुआ उसका, सपोज कीजिए 4 घंटा, 4 घंटे तक वो घूमा, टाइम स्पेंड कितना किया, 4 आवर्स का। और फाइनल रीडिंग जो आपको मिलता है वो फाइनल रीडिंग उसको मिल रहा है इक्वल टू है, मान लेते हैं 12,570 किलोमीटर। वो देख रहा है कि 12,670 लिख दीजिए, 12,000 सपोज कीजिए 670 किलोमीटर वो जब गाड़ी खड़ी करता है रिटर्न होकर के, यानी जब जर्नी फाइनल कर रहा होता है तो 12,670 का रीडिंग आ रहा है। आपको आपके फिजिक्स ने पूछ दिया कि फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, है ना, ये दोनों पूछा, स्पीड और एंड पूछ दिया एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा ये कह दिया आपको निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें होता है एवरेज वेलोसिटी तो आप आंख बंद करके 0 लिखिए, कोई जरूरी नहीं है कैलकुलेशन का। एवरेज वेलोसिटी 0 लिखिए, बोलिए क्यों लिखिए, बराबर 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0। आप कहां देश दुनिया घूमे कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन एवरेज डिस्टेंस, ये सॉरी, बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा। गाड़ी चली है ना, ये बराबर होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं आप गाड़ी चलाने में, आपको भी पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनल रीडिंग देख लेते हैं और उसमें से इनिशियल रीडिंग को घटा देते हैं, अपने पता पड़ जाता है कि हमने कितनी यात्रा, कितनी जर्नी की। तो भी एवरेज का वैल्यू तब जो होगा वो होगा 12,670 घटो 12,418 और बटा टाइम आपने खर्च किया है 4, इतना किलोमीटर पर आवर। ये बराबर होगा 17, 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 और 2 में से 2 गया तो 0, 1 में खत्म, 252/4 किलोमीटर पर आवर। चाहे तो आप इसको कटा दें, 4 छक 24, 1 4 तिहाई 12, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की एक एवरेज रफ्तार रही उसकी जब वो अपनी जर्नी को समाप्त किया पूरे यात्रा के दौरान। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 0 आ रहा है ओनली ड्यू टू द 0 डिस्प्लेसमेंट, जबकि एवरेज स्पीड का वैल्यू 63 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो यही है एवरेज स्पीड वेलोसिटी का प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारा डिस्कशन आज आपके लिए किया है, मुझे लगता है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा है इस लेक्चर में, और अब आगे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आपके लिए लेंगे वो बातें करेंगे आपसे एक्सीलरेशन के विषय में, और तब काइनेमेटिकल इक्वेशंस की चर्चा होगी, और फिर तो सवाल का कोई जवाब ही नहीं है, कितना सवालों पर काम करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं और ये शुभकामना देते हैं कि आप अपनी मेहनत जिस तरह से कर रहे हैं उसमें थोड़ी और गति लाइए, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, समय बहुत तेजी से गुजर भी रहा है। तो आप समय को पकड़िए, सब्जेक्ट को पकड़िए, आपका रिजल्ट ईश्वर सब कुछ देखते हैं, सरस्वती माता सब कुछ देखती है, और हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। आप अपने लिए मेहनत करके अपने आप को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच।